everyone, this is our next video of the online class of class 10. Today we will start our next chapter, that is chapter number 15, our environment. ये आपका छोटा सा चैप्टर है. आप लोगों के चैप्टर्स हम लोगों ने कौन कौन से स्टार्ट कर लिए हैं और फिनिश भी हो चुके हैं. लाइफ प्रोसेस, रिप्रोडक्शन और बताओ आर एनवायरमेंट अब हो गया है. कंट्रोल कोऑर्डिनेशन हो गया था बट वो कट चुका है. और बताओ जेनेटिक्स प्रोसेस वगैरह, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन में से इवोल्यूशन वाला टॉपिक कर चुका है. ठीक है. और कौन से चैप्टर है देखो. लाइफ प्रोसेस ही लेंथी चैप्टर था, वो हो चुका है आपका. ठीक है. मुश्किल से आपका कोर्स ऑलमोस्ट मतलब कंप्लीट ही है. हमने दो टर्म से लास्ट 2 टर्म से हम लोगों ने सैंपल पेपर डिस्कस किए थे. ठीक है. जिसके अंदर एमसीक्यूज वगैरह थे लाइफ प्रोसेस चैप्टर के. ठीक है ना. और आज हमारा ये जो छोटा सा चैप्टर है इसके अंदर कुछ पर्टिकुलर टर्म्स आएंगे जैसे कि फूड चेन, फूड बैग, इन्वायरमेंट के अंदर कौन सी ऐसी चीजें जो उसको पॉल्यूटेड कर रही है, वेस्ट हमारे कितने टाइप के होते हैं डिग्रेडेशन के बेसिस. ठीक है. बैक्टीरिया, फंगस वगैरह ये डिकम्पोजर्स होते हैं. प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं, कंज्यूमर्स क्या होते हैं, ट्रॉफिक लेवल क्या होता है, फूड चेन क्या होता है, फूड बैग क्या होता है. एक बार और हम देख लेते हैं इसके अंदर और क्या क्या चीजें हैं. इसमें क्वेश्चन है व्हाट हैपन व्हेन वी ऐड आवर वेस्ट टू द एनवायरनमेंट. अगर हम कोई वेस्ट एनवायरनमेंट के अंदर ऐड करेंगे तो क्या होगा. मीन जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से जनरल नॉलेज बेस्ड है. जैसे 3R जो होता है रिसाइकिल रीयूज वाला जो है. ठीक है ना. वो इसमें आएंगे. इकोसिस्टम क्या होता है, उसके कंपोनेंट्स क्या है. एबायोटिक कंपोनेंट कौन सा होता है, बायोटिक कंपोनेंट कौन सा होता है. एबायोटिक फॉर द नॉन लिविंग एंड एबायोटिक फॉर अ लिविंग थिंग के लिए. फूड चेन, फूड वेब आ गया, ट्रॉफिक लेवल्स आ गए, कंज्यूमर्स क्या होते हैं. और थोड़ा सा आपके पास इसमें है एनर्जी फ्लो कैसे होता है. एनर्जी फ्लो का जो हमारा लो है, एक लो होता है कि एनर्जी जो हमेशा फ्लो करती है, चाहे अल्टीमेट सोर्स तो सनलाइट है, जो एनर्जी फ्लो करती है वो किसकी मतलब कैसे करती है, यूनिडायरेक्शनल या फिर बाई डायरेक्शन. ठीक है. एक डायरेक्शन में फ्लो करती है या फिर दोनों डायरेक्शन में फ्लो करती है. जैसे होता है ना एक चीज का फ्लो होना. सपोज मैंने कहा इस रो में मैंने पेपर डिस्ट्रीब्यूट करा, मैंने बोला ऐसे नहीं देना है आपको, पीछे करते जाना है, एक बच्चा पीछे करता, तो ये फ्लो हो गया ना उसका भी पास करने का तरीका. तो एक हो गया हमारा ये यूनिडायरेक्शन, मैंने एक अलॉट कर दिया कि यूनिडायरेक्शनली मैं फ्लो कराऊंगी, है ना. तो ऐसे ये है. और इसके अंदर है हाउ डू आवर एक्टिविटीज अफेक्ट द एनवायरनमेंट. एक्टिविटीज ह्यूमन बीइंग की एक्टिविटीज कैसे एनवायरनमेंट को इफेक्ट पहुंचाती है ना. ह्यूमन की एक्टिविटीज, ह्यूमन के लिए हम वर्ड क्या यूज करते हैं, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज आती है, अभी यूज करेंगे, है ना. जो भी जितनी भी एक्टिविटीज इस तरह से होती है ह्यूमन बीइंग के इन्वॉल्वमेंट जिसमें होता है उसको एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज के नाम से जानते हैं. इसके बाद और आपका कौन सा है ओजोन लेयर, है ना. हाउ डू इट गेट डिप्लीटेड. ये मैंने आपको 9th में भी बताया था. ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है बताया था. CFC जो होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन. हल्का सा मैं इसमें भी बताऊंगी. ठीक है ना. इसकी जो लेयर्स होती हैं हमारी और भी बहुत सारी लेयर्स हैं. ओजोन डिप्लीशन कैसे होता है, कौन सी लेयर के थिनिंग होने की वजह से ओजोन का डिप्लीशन होना स्टार्ट होता है. बताओ ओजोन लेयर कौन सा उसमें आती है, स्फीयर है, बताओ स्ट्रेटोस्फीयर में आती है. ऐसे बहुत सारे स्फीयर्स होते हैं. एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, आयनोस्फीयर, लीजोस्फीयर. ठीक है ना. ट्रोपोस्फीयर, ऐसे बहुत सारे स्फीयर्स आते हैं. ठीक है. हमें ये वाले टॉपिक्स इसके अंदर पढ़ने हैं, फिर हमारे ये चैप्टर पूरा फिनिश. एंड मैनेजिंग ऑफ द गार्बेज वी प्रोड्यूस. जो हमारा वेस्ट प्रोड्यूस हुआ है जिसको हम गार्बेज बोलते हैं, वो अगर प्रोड्यूस हुआ है तो उसको हम कैसे मतलब कम कर सकते हैं, है ना. जिसकी वजह से जो हमारा एनवायरनमेंट है वो पॉल्यूशन फ्री हो जाए, पॉल्यूटेड फ्री हो जाए. ठीक है. तो उसमें क्या है, हर तरह का वेस्ट होता है. एक होता है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, एक होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. ठीक है ना. कुछ रिसाइकिल हो जाता है, कुछ रीयूज हो जाता है, लेकिन कुछ ऐसा नहीं होता तो उसमें इंसिनरेशन करना पड़ता है, उसको जलाना पड़ता है. ठीक है. कुछ ऐसे होते हैं जैसे कंप्यूटर के पार्ट्स हो गए, कुछ इलेक्ट्रिसिटी के पार्ट्स हो गए, कुछ प्लास्टिक वेस्ट वगैरह हो गए, तो उनको तो नहीं हम एकदम से रीयूज कर सकते. क्यों, क्योंकि वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है. ठीक है. तो अब आपको ये तो जनरल पता है. ये जो हमारा चैप्टर है इसमें है कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड है कि इन्वायरमेंट हमारा कैसे पॉल्यूटेड हो रहा है. तो इसका मेन
सबसे पहले क्या है, गैसेस, पॉइजनस गैसेस, किसकी वजह से जो निकल रही है, ऑटोमोबाइल्स की वजह से, ठीक है। ऑटोमोबाइल्स में व्हीकल्स आ गए, आपके कार आ गए, बसेज आ गए, स्कूटीज आ गए, इस तरह के जितने भी व्हीकल्स आ गए, है ना। तो डीजल वगैरह जैसे ये करते हैं, तो इसमें ये डीजल, पेट्रोल, ये है क्या चीजें, ये अनबर्न हाइड्रोकार्बन होता है। हाइड्रोकार्बन का मतलब जो हाइड्रोजन प्लस कार्बन के कॉम्बिनेशन से जो कंपाउंड्स बनते हैं, दैट कंपाउंड्स आर कॉल्ड एज हाइड्रोकार्बन्स। और जो हमारे पेट्रोल्स होते हैं, डीजल होते हैं, ये जो इसके कंपाउंड्स होते हैं, ये हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, ठीक है। अब ये क्या है, जब ये जलेंगे, जलने के बाद इनकी कैसी है, मतलब इसके ऊपर ना पूरा डिटेल में चलता है, केमिस्ट्री का टॉपिक होता है। तो इसके अंदर क्या है कि कौन सी गैस ये रिलीज कर रहा है, जलने के बाद कौन सी गैस रिलीज हो रही है। कई बार कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा निकल जाती है, देखते हो डीजल में बहुत ज़्यादा काला काला सब हुआ निकल जाता है ना। तो कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनस गैस होती है बहुत ज़्यादा, है ना। ऐसे ही अल्टीमेटली वो गैसेज जा कहाँ रही है, जा तो इन्वायरमेंट के अंदर ही रही है। और इन्वायरमेंट के अंदर कौन रहता है, ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, प्लांट्स। हमें सर्वाइव करने के लिए, सर्वाइव के लिए हमें बहुत सारे गैसेस वगैरह की, इस तरह की गैसेस चाहिए जो हमें सर्वाइव करने में हेल्पफुल है ना। और उसमें क्या है कि नॉन पॉल्यूटिंग हो, कहने का मतलब ये है ना। क्योंकि सांस लेंगे तो जो पॉइजन वाली गैस है इन्वायरमेंट के अंदर है, तो वो हमारी नोज के थ्रू लंग्स में जाएगी और फिर हमें बीमारियां करेगी, तो उससे डिजीज भी हो सकती है। तो पहला क्या हुआ, हमें इन्वायरमेंट अपना नॉन पॉल्यूटिंग करना चाहिए, जिसकी वजह से हम डिजीज फ्री भी रह सकते हैं, है ना। दूसरी बात, सेफ्टी और एक तरीके से हेल्थ से रिलेटेड हो गया ये वाला पॉइंट, ये तो आपको समझ आ रही होगी। दूसरी बात, कार्बन डाइऑक्साइड, जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, जैसे वूल वगैरह जो होती है, वुड वगैरह हो गई है, इस तरह से जो जलता है ना ये वुडन वगैरह, तो इससे रिलीज क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। एनर्जी हो जाए, हीट हो जाए, लाइट हो जाए, टेम्परेचर हो जाए, ये क्या है सबके सब, ये एनर्जी का ही तो फॉर्म है, बोलने का तरीका होता है बट एनर्जी का ही फॉर्म है, ठीक है। हीट हो गया, टेम्परेचर हो गया, अब ये रिलीज हो रही है कार्बन डाइऑक्साइड। वैसे तो गैस पॉल्यूटिंग नहीं होगा, बट एक कंसंट्रेशन, इसको हम मेजर करते हैं पीपीएम में, पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है। पीपीएम इसकी यूनिट होती है, जैसे एसआई यूनिट होती है, हम कपड़े को मेजर करते हैं लीटर में, ऐसे ही कार्बन डाइऑक्साइड को मेजर करते हैं पीपीएम, ठीक है। अगर इसकी कंसंट्रेशन, कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन एक कंसंट्रेशन से ज़्यादा हो जाए, मीन्स कि एक पर्टिकुलर रेंज इन्होंने फिक्स कर ली कि इतनी पीपीएम तक तो ये कोई भी पॉइजनस गैस में नहीं आती है कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन अगर इसकी कंसंट्रेशन इसको क्रॉस कर जाए, यहाँ तक के लेवल से ऊपर हो जाए, मीन्स ज़्यादा लोग फॉसिल फ्यूल्स का यूज़ करने लग गए, ठीक है ना, जलाने लग गए ज़्यादा, तो वो ज़्यादा गैस रिलीज होगी तो अल्टीमेटली कहाँ जाएगी, इन्वायरमेंट के अंदर, और फिर फाइनली क्या हो जाएगा, उसका कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगा, वो पॉइजनस गैसेस में कन्वर्ट हो जाएगी, और जिसकी वजह से सांस वगैरह में डिजीज हो जाएगी पर्सन्स को बहुत ज़्यादा, ठीक है ना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस की ही बढ़ने की वजह से ग्लोबल वार्मिंग यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट भी हो जाए, ठीक है। ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए 4 गैसेस मेनली इंपॉर्टेंट होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, H2S दैट इज हाइड्रोजन सल्फाइड, मीथेन गैस और N2O नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है। N2, 4 गैसेज, और उनमें से भी 4 गैसेज में से 2 मेन गैसेज रहती है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, दोनों CC वाली, ठीक है, CH4 मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। इनको बोलते हैं आप ग्लोबल वार्मिंग या फिर ग्रीन हाउस गैसेज का नाम से हम इनको जानते हैं। बट हमारी गैसेज कितनी होती है, हमारी 4 गैसेज, ये बात समझ आई, नाइट्रस के ऑक्साइड्स वगैरह हो गए। अब इसके बाद हमारा क्या है कि इन्वायरमेंट पॉल्यूटेड कैसे हो रहा है, एक तो ऑटोमोबाइल्स का आ गया, एक और ये आ गया, एक आ गया वेस्ट, जो ये गार्बेज हमारे घर में प्रोड्यूस होता है। गार्बेज भी एक तरीके से, गार्बेज जो होता है, गार्बेज का मतलब वेस्ट, वेस्ट भी हमारे 2 टाइप का, ठीक है, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। वो वेस्ट जो डिग्रेड हो जाए, मीन्स बड़े पार्टिकल जो ऑर्गेनिक होता है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होता है ना, बड़े बड़े पार्टिकल छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है ना, बाय द हेल्प ऑफ बैक्टीरियाज, वायरसेस, फंगस, जो उस चीज में ये काम कर रहे हैं, छोटे पार्टिकल दैट इज यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, जिनको हम अपनी आंख से नहीं देख सकते, तो उनको हम क्या बोलते हैं, डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स क्यों, क्योंकि वो डिकम्पोज कर रहे हैं, बड़े पार्टिकल को छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट करने में हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। तो जो डिग्रेड हो सकती है, जो टूट सकती है छोटे पार्ट में, उसको हम क्या बोलेंगे, बायोडिग्रेडेबल, और जो नहीं हो सकते दैट इज
नॉन बायोडिग्रेडेबल लाइक प्लास्टिक, ठीक है ना, बैक्टीरिया, फंगस, वायरस इसके ऊपर तो एक्ट नहीं करते क्योंकि वो डिग्रेड नहीं हो सकते अपने छोटे पार्टिकल में, ठीक है। ऐसे बोन होती है। अच्छा, जब किसी की डेड बॉडी होती है तो जो मुस्लिम्स के जो वो होता है रिलीजन होता है वो उसको क्या करता है, कब्र में खोद के अंदर डाल देते हैं, है ना। लेकिन हिंदू जो होता है वो जला देते हैं हाथ के हाथ। तो जैसे जो मुस्लिम्स के अंदर जब उसको डालते हैं तो वो हमेशा तो नहीं रहता, मिट्टी में कन्वर्ट हो जाता है। वो क्यों हुआ मिट्टी में कन्वर्ट? वो डिकम्पोज हो चुका है बैक्टीरिया की वजह से, फंगस की वजह से जो है वो मिट्टी में कन्वर्ट हो जाते हैं और सिर्फ बचता क्या है वहाँ पे, बोन्स, ठीक है। बोन्स कैल्शियम कार्बोनेट की होती है, नॉन बायोडिग्रेडेबल के अंदर आती है, जिसको डिग्रेड नहीं हो सकता। क्या चीज? नहीं डिग्रेड नहीं होती, वो इधर उधर डॉग्स वगैरह इस तरह से, फिर वो एनिमल्स का खाना। हाँ ठीक है, हो गया। पहले मैं टॉपिक कंप्लीट कर लूँ। अब हमारा ये वेस्ट हो गया, वेस्ट हमारा दो टाइप का कंप्लीट हो गया। गार्बेज से रिलेटेड आपको समझ आ गया। जो हमारा इंसिनरेशन वर्ड मैंने यूज किया था, इंसिनरेशन का मतलब हमारा क्या होता है? इंसिनरेशन का मतलब होता है जलाने, मतलब जलाना। कुछ ऐसा भी तो होता है ना गार्बेज जिसको हम जला देते हैं, है ना। जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है तो उसको जलाना सही रहता है। कई बार क्या होता है, जो घर का किचन वेस्ट होता है, जैसे क्या हो गया, वेजिटेबल के पीसेस हो गए, है ना, वेजिटेबल के जो छिलके वगैरह होते हैं, तो क्या करते हैं वो तो डिग्रेड हो जाता है। जब हम उसको कहीं पे फेंक देते हैं वो तो डिग्रेड हो जाएंगे, मिट्टी में कन्वर्ट हो जाएंगे। लेकिन कुछ ऐसा भी है जो नहीं होगा, वेस्ट वाटर वगैरह हो गए, तो क्या करते हैं, डिगिंग करते हैं, गड्ढा से खोद लेते हैं, ठीक है, उसके अंदर डाल देते हैं कूड़ा। जब जहाँ पे बहुत ज़्यादा कूड़ा होता है उसको ऊपर से कर देते हैं। लेकिन ये भी सही नहीं है। क्या, क्यों सही नहीं है? क्योंकि स्टोरेज में प्रॉब्लम आ जाएगी। दूसरी बात, इतना ज़्यादा तो हम स्टोर नहीं करके रख सकते, कूड़ा तो होता ही रहेगा, होता ही रहेगा। कब तक करेंगे उसको? वो अंदर रहेगा। नॉन बायोडिग्रेडेबल है तो, बायोडिग्रेडेबल है तो ठीक हो जाएगा। लेकिन जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है उसके अंदर कुछ पॉइजनस कंपाउंड भी तो होंगे। हर तरह का वेस्ट होता है जिसके अंदर पॉइजनस केमिकल्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं। हर तरह का वेस्ट हो सकता है, हमें तो सबके बारे में सोचना है। तो जब हम उसको डिगिंग करेंगे, मिट्टी एक मतलब खोद के उसके अंदर डाल देंगे, तो क्या होगा, अंडरग्राउंड जो वाटर होगा उसके अंदर पॉइजनस जो वो होंगे, केमिकल्स होंगे या फिर पॉइजनस सब्सटेंसेस होंगे, वो मिल जाएंगे। और आजकल समर सेवर वगैरह, मोटर वगैरह, इस तरह से पानी जो होता है वो सबके घरों में जाता है। कई बार जो टंकियाँ होती है तो उसमें से गंदा आना स्टार्ट हो जाता है, कई बार बाई चांस, जैसे होती है नहीं, बड़ी बड़ी टंकियाँ होती है उससे कनेक्टेड रहता है सबके घरों में, तो कई बार आ जाता है। तो वो क्यों? क्योंकि सबके घर में जाता है और वो नीचे से अगर हम डिगिंग करेंगे तो प्रॉब्लम क्या आएगी, स्टोरेज की भी प्रॉब्लम आएगी। दूसरी बात, जो पॉइजनस सब्सटेंसेस है वो पानी के अंदर अंडरग्राउंड वाटर के अंदर मिलेंगे, और समरसेबल कहाँ से लेता है पानी? जमीन में से, तो वो बीमारियों का कारण बनेगा। समझ आई वाली बात? तो ये एक परमानेंट कोज नहीं है, इसमें से डिग्रेड तो नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब तक नॉन बायोडिग्रेडेबल जो कंपाउंड्स हैं उनके लिए इतना एक स्पेसिफिक वो नहीं मिला कि इनको खत्म कैसे किया जाए, ठीक है ना। रिसाइकिल वगैरह कर सकते हैं, जैसे प्लास्टिक का रिसाइकिल 3 आर इसमें इंट्रोड्यूस हुए थे, रीयूज करो उनको, कुछ इस तरह से कंपाउंड बनाओ, ठीक है ना, है ना। 4-5 आ गए, हाँ 4-5 आ गए थे। फिलहाल आपकी मैं अभी जो है वो देखो, फिलहाल मैं पहले अपना टॉपिक कंप्लीट करूँ, उसके बाद ही टॉपिक ले लेंगे, ठीक है। आप देखो, ये जो हमने अभी पढ़ा है ये हमने 262 पेज के ऊपर, क्या हो रहा है तुम्हें दोनों को? 262 पेज का ये जो है मैनेजमेंट द गार्बेज वी प्रोड्यूस, ये हमने अभी कंप्लीट किया है। इसमें भी मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा बता दिया आपको, और ये हो गया आपका पेज नंबर 261 पे, हाउ डू आर एक्टिविटी अफेक्ट द इन्वायरमेंट, ठीक है। कहीं ना कहीं यही है, जितनी भी एक्टिविटीज और पहला क्वेश्चन पहले पेज का वो कवर हो गया, ठीक है। अब इसके बाद हमारी बात आती है एनर्जी ट्रांसफर कैसे होती है। देखो, ट्रॉफिक लेवल फूड चेन, फूड वेब के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इसमें क्या है कि हम लोग ह्यूमन बीइंग है, हमें भी सर्वाइव होने के लिए खाने की रिक्वायरमेंट होती है। ऐसे ही जो भी कोई भी इंसेक्ट है या फिर और कोई है, उसे तो खाने की रिक्वायरमेंट होगी, है ना। तो ये याद रखना, ग्रास को ग्रास होकर खाता है, ठीक है, ग्रास होकर को फ्रॉग खा लेगा, या फिर किसी और जो भी होगा
ग्रास होपर को फ्रॉग खा लेगा, तो फ्रॉग को स्नेक वगैरह। स्नेक का खाना क्या होता है? तो ईगल को कुछ भी कर सकते हो आप लोग। ये तो आप फूड चेन, इसको बोलते हैं फूड चेन, मीन्स एक दूसरे से जो इंटरकनेक्टेड है। जैसे आप लोगों की क्लास में भी एक चेन चलती है कि आज इसका काम यहाँ है तो फिर यहाँ फिर आगे, पीछे वाला सबसे आगे। तो ये चेन है। ऐसे ही हमारे नेचर के अंदर भी चेन चलती है कि कोई भी इंसान या फिर कोई भी एनिमल, कोई भी इंसेक्ट, कोई भी मतलब वो भूखा ना रहे। हर एक तरीके से नेचर इस तरह से अरेंज है कि हर किसी का जो खाना है वो बैलेंस फॉर्म में रहना चाहिए। जैसे कि अगर ग्रास होपर ना हुआ तो किसकी प्रोडक्शन ज्यादा हो जाएगी बताओ? ग्रासेस की, क्योंकि ग्रास होपर ग्रास को तो खाना है ना, तो ग्रास ज्यादा हो जाएगी। तो एक टाइम ऐसा आएगा जब ग्रास होपर है ही नहीं, सारे में ग्रास हो जाएगी, तो वो भी तो सही नहीं है। किसी चीज का ओवर होना भी तो सही नहीं है। यानी कि हमारे एनवायरमेंट जो है वो बैलेंस फॉर्म में नहीं है। तो इस वजह से जो ये चेन चलती है वो एक इस तरीके से चलती है कि वो उसको बैलेंस फॉर्म में रखे, ठीक है ना। अगर एक में यहाँ से कोई भी मिस हो गया तो आगे और पीछे वाला दोनों इफेक्ट हो जाएगा, है ना। तो इस वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। इसमें क्या है, जो हमारी फूड चेन होती है, बाद में 5 मिनट दूंगी, उसके बाद अपने क्वेश्चन पूछना, बीच में कोई नहीं बोलेगा। जो ये फूड चेन होती है ये हद से 4 या 5 तक की होती है। जिसमें आ सकते हैं ना इसके अंदर 4 या 5 तक आ सकते हैं। क्यों? अब क्वेश्चन आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्यों ट्रॉफिक लेवल्स जो हर एक ये होता है ना, ग्रास हो गया, फिर ग्रास ऊपर हो गया, ग्रास ऊपर को फ्रॉग ने खा लिया, फिर स्नेक ने खा लिया, है ना, इनको बोलते हैं ट्रॉफिक लेवल्स। क्या बोलते हैं इनको? TROPHIC, ट्रॉफिक लेवल। आपकी बुक में दिखा भी रखा है बना के, ठीक है ना। ट्रॉफिक लेवल हो गया, कह सकते हैं कि हर एक फूड चेन के अंदर 4 से 5 हद ट्रॉफिक लेवल हो सकते हैं। क्यों ज्यादा नहीं हो सकते? अब क्वेश्चन ये आएगा, क्योंकि जब कोई किसी को खाता है तो उसे एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, तो एनर्जी लॉस हो जाती है। मतलब 90% 100% में से एक साइंटिस्ट था लिंडमैन, ठीक है। एक लिंडमैन साइंटिस्ट था, उसने अपना 100% एनर्जी का रूल दिया था। इसने मतलब ट्रॉफिक लेवल के अंदर जो भी कोई किसी को खाता है, जैसे ग्रास ऊपर ने खाया, ठीक है, तो उसकी एनर्जी लगी होगी ना खाने में, तो क्या होता है 100% है, हर एक ट्रॉफिक लेवल के अंदर 90 तो चली जाती है और 10% यूज करता है वो सिर्फ, ठीक है ना, यूटिलाइज करने में जो आगे के लिए बचती है। अदरवाइज उसके खाने में 90% चली जाती है, सिर्फ जो आगे के लिए बचती है। जैसे फ्रॉग को स्नेक खाएगा तो 10% यूज करेगा, फिर उसकी मतलब यहाँ पे थोड़ा मैथ्स का है, बस आप लोग ये याद रखो 90% तो हमारे लॉस हो जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ 10% रिमेनिंग बच जाती है आगे की यूटिलाइजेशन के लिए, कि आगे का ये जो है उसके अंदर ट्रॉफिक लेवल में वो उसको खा सकते। ये किसने दिया था आपको रूल? लिंडमैन जो साइंटिस्ट था उसने दिया, ठीक है। अब पेज नंबर 260 के ऊपर आपकी फूड वेब दिखा रखी है। फूड वेब क्या होता है? बहुत सारी जब फूड चेन कनेक्ट हो जाती है ना एक दूसरे से, जब बहुत सारी फूड चेन एक दूसरे से कनेक्ट होती है तो वो फूड वेब का फॉर्मेशन कराती है, ठीक है। कह सकते हो इंटरकनेक्टेड ऑफ द फूड चेन या फिर इंटरमिंगल्ड ऑफ द फूड चेन, ठीक है। जब बहुत सारी फूड चेन जुड़ जाती है तो जुड़ के फूड वेब का फॉर्मेशन कराती है। यानी कि अगर फूड चेन के अंदर से कोई चीज एक चीज मिस हो गई तो भी तो जाके किसी में डिस्टर्बेंस हो जाएगा पूरी भी। लेकिन फूड वेब तो फूड चेन का भी कॉम्बिनेशन है, अगर फूड चेन में से फूड वेब में से कोई चीज मिस हो गई तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन आ जाएगी। ये बात समझ रहे हो? ठीक है। अब याद रखना, एक होता है प्रोड्यूसर, एक होता है कंज्यूमर, एक होता है डिकम्पोजर, ठीक है। ये सबके सब फूड चेन के अंदर ही पाए जाते हैं। प्रोड्यूसर यानी कि प्रोड्यूस करने वाला, ग्रीन प्लांट्स हो गए, बैक्टीरिया, फंगस हो गए, एल्गी हो गए, ये प्रोड्यूसर्स के अंदर आता है। और हमेशा फूड चेन जो आपकी 10th की बुक के अंदर है, प्रोड्यूसर ही पहले आएगी किसी भी फूड चेन के अंदर। प्लांट ही तो आएंगे, ग्रासेस भी तो प्लांट ही है, तो पहले ग्रास ही तो आ रही थी, ठीक है। तो ऐसे जब आप आगे की क्लास में आओगे ऐसे डेड भी एक ऑर्गेनिज्म भी आएंगे पहले, तो उस फूड चेन का नाम अलग हो जाएगा। ये वाली जो आप पढ़ रहे हो बेसिक फूड चेन पढ़ रहे हो, ठीक है। जैसे फूड चेन के भी कई सारे टाइप होते हैं, तो ऐसे ही है। प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर को जो खाएगा मींस ग्रासेस तो प्रोड्यूसर हो गए, अब उसको किसने खाया? कंज्यूम करा ना, कंज्यूमर। कौन से कंज्यूमर है? हर्बीवोरस, ठीक है, जो हर्ब्स खा रहे हैं। कौन सा था? ग्रास होकर। फिर कार्निवोरस का कंज्यूमर ही आएंगे,
कौन सा आया था? फ्रॉग, फिर स्नेक, ठीक है, और फिर टॉप पे टॉप कार्निवोर नाम आ जाता है। टॉप कार्निवोर कौन सा है? जिसने सबको खा लिया, हो काइट, इस तरह से जो ये हो गए चील वगैरह नहीं होते, लास्ट में हमने जो ये कहा। और जो लास्ट में जो किसी डेड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म को खाते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगस, ठीक है, तो ये हो गए आपके डिकम्पोजर्स। ये बात समझ आई? हो गया, ठीक है। अब देखो इकोसिस्टम, व्हाट आर इट्स कंपोनेंट? कंपोनेंट एबायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट, टेम्परेचर, विंड, ह्यूमिडिटी वगैरह ये सब कुछ रहता है। इकोसिस्टम वही है जहाँ पे हम सरवाइव कर रहे हैं, और इस तरह के इन्वायरमेंट हमें रहने के लिए, सरवाइव करने के लिए एक अच्छा मतलब प्लेस वगैरह जहाँ पे हर कोई सरवाइव कर सकता है। पानी भी है, ठीक है, शेल्टर भी है, और क्या है, खाना भी है, प्लांट भी है, एनिमल्स भी है, मैमल्स भी है, ठीक है। अगर एक भी चीज़ मिस हो जाएगी तो हर चीज़ डिसबैलेंस हो जाएगी, मेंटेन फॉर्म में, बैलेंस फॉर्म में नहीं रहेगी, तो किसी न किसी की लाइफ से इफेक्ट होगी ही होगी, ठीक है ना। तो ये आपका था इसमें। अब आपका ये है नेक्स्ट फूड चेन, फूड वेब हो चुकी। एक बार इसको ना रीड कर लेना एनसीईआरटी से, इसमें यही है जो मैंने आपको बताया, आपको पढ़ के आराम से समझ आएगा। अब हमारी जो बात रहती है एनर्जी फ्लो की रहती है और ओजोन लेयर की रहती है, ठीक है। देखो अर्थ है, ओजोन लेयर ग्लोबल वार्मिंग समझा रही हूँ दोबारा से एक बार, 9th में भी मैंने बताया था आप लोगों को, मुझे अच्छे से याद है, आप लोग फिर भूल चुके होंगे, मैं दोबारा से भी याद कर रही हूँ, ठीक है। हमारी जो अर्थ होती है, अर्थ के ऊपर ये समझो बहुत सारी लेयर्स होती है, ठीक है, जिसमें से पहली लेयर कौन सी है? अर्थ है ये, पहली लेयर कौन सी है? ट्रोपोस्फेयर, फिर है स्ट्रेटोस्फेयर, सॉरी, ठीक है। अब स्ट्रेटोस्फेयर लेयर के बारे में हमें बात करनी है। सबसे ऊपर कौन सी होती है? आयनोस्फेयर, ठीक है, उसके बीच में होती है मीसोस्फेयर वगैरह वगैरह। लेकिन हमें किस चीज के बारे में? पूरा एटमॉस्फेयर हो गया, ठीक है ना। हमें तो स्ट्रेटोस्फेयर लेयर के बारे में बात करनी है। अब बुक्स में ये लिखा रहता है जो स्ट्रेटोस्फेयर लेयर होती है ये ब्लैंकेट की तरह से काम करती है, इसकी अर्थ को ब्लैंकेट की तरह से प्रोटेक्ट करके रखते हैं। मतलब ब्लैंकेट का मतलब जो प्रोटेक्ट करके रखता है अर्थ को। क्यों? अर्थ के नीचे हम लोग रहते हैं, ह्यूमन बींग्स हो गए, एनिमल्स हो गए। अब इन्वायरमेंट के अंदर पता नहीं क्या क्या चल रहा है, तो उससे पॉइजनस गैसेस वगैरह भी निकल सकती है। अल्ट्रावायलेट रेज जो होती है, सन से आने वाली जो यूवी रेज होती है, ठीक है ना, इसके कई सारे टाइप होते हैं, अल्ट्रावायलेट ए, बी, सी, डी। इसमें से जो सबसे ज्यादा डेंजरस होती है वो अल्ट्रावायलेट डी होती है, ठीक है। अब अगर सन से रेज है वो तो अर्थ के ऊपर पड़ेगी, अगर पॉइजनस है तो वो अर्थ के अंदर आ जाएगी, अंदर आएगी तो हम लोगों को इफेक्ट करेगी, क्योंकि उससे क्या होता है, वो स्किन कैंसर कर देती है। आंखों में अगर कोई देखेगा तो आंखें खराब हो जाएंगी, स्नो ब्लाइंडनेस हो जाएगी, कैटरेक्ट हो जाएगा, कॉर्निया हो जाएगा, ग्लूकोमा वगैरह जो होता है, डिजीज हो जाएगी, स्किन एलर्जिक हो जाएगी, स्किन कैंसर हो जाएगा, इस तरह की बहुत सारी डिजीजेज हो जाएंगी, ठीक है। अब उससे प्रोटेक्ट भी तो होना चाहिए इन्वायरमेंट के अंदर, वरना से तो सभी सब बीमार हो जाएंगे। तो उसको कौन प्रिवेंट करता है? ये हमारी सेकंड लेयर, दैट इज स्ट्रेटोस्फेयर लेयर। ये कौन से उसमें प्रेजेंट होती है, किस चीज की बनी होती है? ये ओजोन लेयर होती है, ओजोन की बनी हुई लेयर होती है। सिंपल ऑक्सीजन तो होता है O2 मॉलिक्यूल, O2 का मतलब डाई ऑक्सीजन। जब O2 के अंदर एक और ऑक्सीजन ऐड हो जाती है, सिंपल O, नेसेंट ऑक्सीजन, तो वो O3 का फॉर्मेशन करेगा, और O3 जो होती है ओजोन लेयर वो ब्लूइश कलर की होती है, ठीक है। अब वो O कैसे बना? हमारे एनवायरनमेंट के अंदर ऑक्सीजन तो है, हमें सरवाइव करने के लिए ऑक्सीजन की तो रिक्वायरमेंट होती ही है, तो ऑक्सीजन भी है, सनलाइट भी है। सनलाइट यानी कि हीट, O2 के ऊपर हीट पड़ी, O2 है, दो अलग अलग O में कन्वर्ट हो गए, ठीक है। अभी कुछ ऐसे भी तो होंगे जो खाली O2 होंगे, O2 के साथ वो टूटी हुई O जाके जुड़ गई और O3 का फॉर्मेशन होगी, समझ आई? O3 का फॉर्मेशन हो गया। आपको तो बस ये याद रखना है जो ओजोन लेयर है वो O3 की बनी हुई मॉलिक्यूल की होती है, बहुत सारे O3 के मॉलिक्यूल्स होते हैं, मिलियंस में। जैसे ब्लैंकेट किस चीज का बना होता है? थ्रेड्स का। ऐसे ही जो वो लेयर है वो O3 की मॉलिक्यूल्स की बनी होती है, ठीक है। अब बात आ रही है वो O3 की लेयर जो है बनी हुई ओजोन लेयर, वो हमें किससे प्रिवेंट कर रही है? अल्ट्रावायलेट बी से, ठीक है। अब बात आ रही है ओजोन का डिप्लीशन होना, ओजोन लेयर का डिप्लीशन होना स्ट्रेटोस्फेयर लेयर के अंदर। डिप्लीशन का मतलब ओजोन लेयर पहले तो मोटी थी, अब पतली होती जा रही है। ऐसा क्या कर रहे हैं ह्यूमन बींग्स?
होल भी पाया गया है, ठीक है ना। तो जिसकी वजह से अगर ओजोन होल ऐसा होता रहा तो अल्ट्रावायलेट भी आती रहेगी और हमें नुकसान पहुंचाती रहेगी। इवन वो हमारे जेनेटिक डिसऑर्डर को भी मतलब डिसबैलेंस कर सकती है, चेंज कर सकती है जेनेटिक मटीरियल को, इतनी ज़्यादा वो है, ठीक है। तो अब क्या कर रहे हैं, CFCs वगैरह जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन वगैरह यूज कर रहे हैं, परफ्यूम्स यूज कर रहे हैं, एसीज यूज कर रहे हैं, रेफ्रिजरेटर वगैरह रेफ्रिजरेटर्स यूज कर रहे हैं, इनके अंदर CFC गैस प्रेजेंट होता है। परफ्यूम के अंदर क्लोरीन से रिलेटेड क्लोरीनेटेड कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं। इवन हर एक घर के अंदर, हर एक रूम के अंदर सबके सब यूज करते हैं परफ्यूम्स, ठीक है ना। परफ्यूम को जैसे किसी ने नीचे से अपने ऊपर लगाया, अल्टीमेटली कहाँ जा रहा है वो, इन्वायरमेंट में जा रहा है। तो इसके अंदर क्लोरीन, क्योंकि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स वगैरह होते हैं, Cl के कंपाउंड है, Cl ऊपर जाएगी, ऐसे सबके सब जा रही होगी इतनी जल्दी से, तो डिग्रेड भी होने वाली है। जब बहुत ज़्यादा यूज हो रहा होगा, बहुत ज़्यादा यूज हो रहा होगा, जब जाके तो हो रही होगी, तो वो ऊपर है, Cl के मॉलिक्यूल ऊपर जा रहे हैं, ठीक है, वो हमें तो पता नहीं रहता। अब क्या हुआ, जैसे ये जो लेयर है इससे जाके ये Cl के मॉलिक्यूल रिएक्ट करते हैं, ठीक है, O3 के मॉलिक्यूल्स के साथ जाके नीचे के जो Cl के मॉलिक्यूल हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के Cl के मॉलिक्यूल वो ऊपर गए, इसके साथ रिएक्ट करेंगे, इसके साथ O3 मॉलिक्यूल के साथ जो ओजोन लेयर जिसकी बनी हुई है। जैसे ही गए, सिर्फ और सिर्फ एक क्लोरीन का मॉलिक्यूल कम से कम 1 लाख मॉलिक्यूल्स ऑफ द ओजोन को कन्वर्ट कर देता है सिंपल मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन में, O2 में, O3 से O2 में कन्वर्ट कर देता है। और अगर एक मॉलिक्यूल ऐसे कर रहा है, मतलब एक मॉलिक्यूल से 1 लाख ऐसे कन्वर्ट होना है, तो सिंपल बैक रिएक्शन हो गई ना। पहले तो ऐसे बन रहा था O2 प्लस O जुड़ के O3, और अब O3 से क्या हो रहा है, दोबारा से क्लोरीन आया, O2 प्लस O में कन्वर्ट हो गया, तो उसकी वजह से वो थिनिंग कोज कर रहा है, क्योंकि O2 गैस बन गई, वो तो उड़ गई तो वो थिनिंग शो हो रही है, थिनिंग शो हो रही है, तो फिर आपको पता है कितनी प्रॉब्लम होगी। तो वो किसकी वजह से हो रही है, इन सबकी वजह से हो रही है। और ग्लोबल वार्मिंग वगैरह में यही है, टेम्परेचर मेंटेन करो, ठीक है ना, इसकी गैसेज यही है, इन गैसेज की वजह से भी हो रहा है, CO2, मीथेन, N2O और H2S, ठीक है। मेन गैस कौन सी बताई, ये बात समझ आई, सबसे ज्यादा मीथेन होती है, वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ठीक है। बताओ प्रिवेंशन ये है, साइंटिस्ट यू इसके उसमें भी चल रहा है कि CFC की जगह कुछ इस तरह की गैस लाई जाए जो उससे रिएक्ट ना हो, और क्या चीज रिएक्शन होती है, फ्री रेडिकल रिएक्शन चलती है, फ्री रेडिकल रिएक्शन करके वहाँ पे फ्री रेडिकल के कार्बोकेटाइन बन जाता है। मैंने इसलिए नहीं बताया था, ये समझ में आया, फ्री रेडिकल के कार्बोकेटाइन बनने की वजह से वहाँ पे क्या होता है, कंपाउंड बन जाता है, जो कंपाउंड थिनिंग शो करता है, O2 बन जाता है, O2 गैस किस चीज में, क्लोरीन के कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं परफ्यूम के अंदर भी, होता है बनने में, क्लोरीन के कंपाउंड उड़ जाते हैं, मेरी बात तो सुनो, स्मेल के लिए, फ्रेग्रेंस के लिए है, जिस चीज से वो बने क्लोरीनेटेड कंपाउंड से ही बनता है, कोई ना कोई कंपाउंड होगा। क्लोरीन की ऐसी वो है कि वो उसके साथ ओजोन लेयर के साथ O3 मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट होती है, उसके बिना ओजोन वो नहीं होते परफ्यूम्स, ठीक है, उसके साथ रिएक्ट होता है, रिएक्ट होने के बाद वो O2 बनाता है, O2 क्योंकि गैस है तो वो थिनिंग शो करता है, इतना है, ठीक है। अब आपको और क्या इसमें रहा, देखो पेज नंबर 262 पे रिएक्शन दिखा रखी है O2 वाली, ठीक है, इसमें इतना ज्यादा वो नहीं है, हाउ इट इज गेट डिप्लीटेड, वही डिप्लीटेड का इन्होंने रीजन बताया, मैं आपको बता चुकी हूँ सारे रीजन। ये चैप्टर बहुत छोटा सा है, ठीक है ना, ग्रेटर अमाउंट ऑफ द वेस्ट मटेरियल जनरेशन वही है, ये सब कुछ इसमें से तो कुछ रहा नहीं, ये तो आपका चैप्टर हुआ। और किसी को कुछ पूछना है, 10% रूल, इसको बस ऐसे याद रखो, सपोज ग्रास को किसने ना ग्रास को किसने ना क्रॉप को किसने ना स्नेक को किसने ना कॉप, 4-5 हो गए टॉपिक लेवल, ठीक है, 4-5 से ज्यादा नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि एनर्जी चाहिए होती है, एक अगर कोई किसी को खाएगा तो उसे एनर्जी की नीड होगी, और जैसा उसने रिसर्च वगैरह कराया, लिंडमैन साइंटिस्ट है, उसने कहा अगर इसके पास खाने वाला जो है 100% है, जब ये
आता है इसकी 90% तो इन्वायरमेंट के अंदर, क्योंकि एक लॉ होता है केमिस्ट्री का, थर्मोडायनेमिक्स जब आप पढ़ोगे उसके अंदर होता है एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड, ना तो हम एनर्जी को क्रिएट कर सकते ना हम एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर सकते, ओनली इट कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर प्लेस, ठीक है। इस वजह से ये इसने कहा है कि सपोज ग्रास को ग्रास ऊपर खा रहा है, अगर इसके पास 100% एनर्जी है, तो जब ये खाता है इन्वायरमेंट के अंदर, क्योंकि एनर्जी का रूल है कि उड़ भी जाएगी, तो 90% लॉस हो जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ काम कौन सी करेगी, 100 में से कितनी बची 10%, आगे भी ऐसे इसकी जो होगी सिर्फ और सिर्फ 10% रह जाती है। जब उसके पास 10% रहती है 90% तो बनाता है बॉडी में क्या चीज 90% नहीं, एनर्जी वही तो मैं बता रही हूँ, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ये वाला है थर्मोडायनेमिक्स का जो रूल है। जो एनर्जी होती है वो इन्वायरमेंट के अंदर रहती है, वो रिसाइकिल होती रहती है ऐसे करके, ठीक है ना। सिर्फ और सिर्फ आपको तो ये बात याद रखनी है 10% यूटिलाइज होगी, मतलब 100% उन्होंने एक मान लिया, जैसे लेट मान लेते हैं हम मैथ्स में, ठीक है ना। तो इन्होंने कहा अगर ऐसे ही होता रहा, लंबी चेन हो गई, एनर्जी की नीड होगी 10% ऐसे ऐसे बच रहा है, तो इतनी ज्यादा तो नहीं होगा फिर। तो इन्होंने कहा एक एफिशिएंट काम करने के लिए 4 से 5 ही प्रॉफिट लेवल होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू द 10% रूल ऑफ द लिंडमैन साइंटिस्ट, ठीक है। खाना खाते हैं तो उसमें भी 10% ही एनर्जी मिलती है। नहीं, वो वाली बात एटीपी की हो गई, यहाँ पे चल रही है फूड चेन के बारे में कि कैसे वो करके है, वो आपकी माइटोकॉन्ड्रिया की बात वो अलग हो गई, उसमें तो आपको मिलती है एटीपी एडीपी और एएमपी में, उसमें मत कंफ्यूज हो, उसको अलग रखो इसको अलग रखो। यहाँ पे ये है कि कैसे ट्रांसफर की चेन सिस्टम चल रहा है, वो आप इंडिविजुअल की बात कर रहे हो, यहाँ पूरे एक चेन फॉर्म में चल रहा है और भी नहीं चलता, क्योंकि एक दूसरे से सबके सब इंटरकनेक्टेड है। तो मैं ठीक है हाँ बताओ। फिर हमारा हमें भी तो 10% ही मिलेगा फूड चेन में है ना, फूड चेन में आप फूड चेन में हो, लेकिन आप अभी अपने बॉडी की बात कर रहे थे, आपने खाना खाया, एनर्जी तो होगी क्योंकि आपने जो खाई है वो तो रिसाइकिल होनी है, लेकिन फूड से जो खाई है वो आपके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर स्टोर हो रही है, एटीपी एडीपी और एएमपी। तो मैं फूड से लेते आती है एनर्जी, क्या चीज हम जो फूड से ही लेते हैं, सुन लो, फूड से ही लेते हैं, आप अपनी इंडिविजुअल समझ लो, एक आप समझ लो पूरी फूड चेन, ठीक है ना। ये पूरा जो नेचर के अंदर जो इसमें देखा, आप एक पर्टिकुलर ह्यूमन बीइंग के बारे में ना वो करके करो, यहाँ आप ये देखो ग्राफ से ग्राफ ऊपर जो उसने बताई होता होगा हमारी बॉडी के अंदर भी 100% में से करके, लेकिन बॉडी का ऐसे कोई एक स्पेसिफिक रेफरेंस नहीं, ये मानो सिर्फ और सिर्फ आप क्या मानो 10% यूटिलाइज होती है, 90% आपकी इन्वायरमेंट के अंदर चली जाती है, मतलब वही रिसाइकिल होगी, आ तो वहीं से रही है, जब बननी नहीं है यूज वही होगी, सिर्फ ये है। और कैसे फ्लो होनी है, फ्लो कैसे होनी है, यूनिडायरेक्शनल, केमिकल यूनिडायरेक्शनली फ्लो होनी है,